सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को स्टार्ट कर दिया था और इसका पहला पार्ट हमने पिछली वीडियो में कर दिया था। और उसमें हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, फिर कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या देखने वाले हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, आई होप आपने पिछला लेक्चर रिवाइज किया होगा और उसके बाद ही आप इस लेक्चर पर आए होंगे। तो सबसे पहले हमें वेक्टर के बारे में कुछ पता होना चाहिए, है ना। वेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और वो चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में, मतलब एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने सिंपल कैलकुलेशन वाली वीडियोस हैं वो, उसमें मैंने वेक्टर के बारे में बताया था। ठीक है, तो वेक्टर किस तरह काम करता है, जैसे हमारे पास अगर हम दो पॉइंट्स को डिफाइन करना चाहते हैं एक पॉइंट ए जो कि हमने Q1 चार्ज बोला और दूसरा पॉइंट ये जिसको मैंने बोला Q2 चार्ज। ठीक है, तो अगर हम इनको सॉरी, अगर हम इनको ओरिजिन से दिखाना चाहते हैं तो कैसे हम दिखाते थे, आपको याद होगा। जैसे दो पॉइंट्स को हमने दिखाना है, इनकी पोजीशन हमने दिखानी है, तो ये वाली हम बोल देंगे R1 वेक्टर। ठीक है, और ये वाली पोजीशन R2 वेक्टर। अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है तो आपको सिंपल कैलकुलेशन वाली वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम इस तरफ वाली डायरेक्शन में जाएं तो आपको अगर, ठीक है, याद होना चाहिए R2 माइनस R1 का वेक्टर ये आता है। और अगर हम इस वाली डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, याद आ रहा है आपको, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है जिसमें मैंने सिंपल कैलकुलेशन बताई थी, ये फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। अगर ये वाली डायरेक्शन हम लेंगे तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, R2 माइनस R1, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला था। और इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर फाइनल हमारे पास है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इन डायरेक्शंस को हम ऐसे शो करते हैं। इस तरफ वाली डायरेक्शन को हमने R2 माइनस R1 वेक्टर बोला, इस तरफ वाली डायरेक्शन को R1 माइनस R2 वेक्टर बोला। बस यहाँ से इतना ही समझना था। अब क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है और आगे हम अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो चार्ज लेने हैं। ये रहा हमारा Q1 और ये है हमारा Q2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली, क्या ले लेते हैं, R। ठीक है, डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, R। ये डिस्टेंस क्या है, R। इसके बाद हमने फोर्स की जो डायरेक्शन, सॉरी, जो हमने डायरेक्शन निकाली थी, इस तरफ की डायरेक्शन और इस तरफ की डायरेक्शन। ठीक है, याद होगा आपको, इस तरफ की डायरेक्शन, इस तरफ की डायरेक्शन हमने अभी अभी निकाला। तो वो हम कैसे वो अब हम उनका यूज़ क्या है, मतलब अभी जो हमने निकाला उसका यूज़ क्या है। तो अब देखते हैं उसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये दोनों चार्ज हैं पॉजिटिव, मान लेते हैं दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो इस तरफ एक फोर्स एक्ट करेगी इस पे, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा। तो इसको लिखने का तरीका देखो कैसे है, फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, और इसमें हमने लगा दिया वेक्टर, क्योंकि हम डायरेक्शन भी यहाँ पर बताना चाहते हैं। वेक्टर फॉर्म का यही मतलब है। इसके बाद इस वाले चार्ज पर, ये Q वाले चार्ज पर इस तरफ एक फोर्स लगेगी Q2 की वजह से। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ध्यान से, फोर्स इन 1 ड्यू टू 2, और ये हमारा वेक्टर। इस तरफ लगा F21, इस तरफ लगेगा F12। फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, पर यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो डायरेक्शन होगी ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन अलग अलग लिख ली। अब अगर हम F21 को लिखना चाहें, F21 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले वेक्टर में क्या होना चाहिए, वेक्टर में क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात, वेक्टर में क्या होता है, एक तो होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड, और इसके साथ में क्या होती है,
इसके साथ में डायरेक्शन भी होनी चाहिए, प्लस डायरेक्शन। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, हमने बस फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू हम कैसे निकाल देते हैं, वैल्यू के लिए हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिया, एम्पलीट्यूड प्लस डायरेक्शन, पर प्लस यहाँ पर हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर प्लस नहीं करते, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये मैंने ऐसे समझाने के लिए बोल दिया कि डायरेक्शन भी होनी चाहिए। हम करते क्या है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये वेक्टर वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि यूनिट वेक्टर किस लिए यूज होता है। यूनिट वेक्टर का बस एक ही काम है, डायरेक्शन बताने का। क्या, सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम है यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पर कौन सा यूनिट वेक्टर, ये हमें डिसाइड करना होगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं, F21 F21, तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है। इस तरफ वाली डायरेक्शन के लिए हमारे पास वेक्टर क्या आया था, वेक्टर क्या है, इस तरफ वाले डायरेक्शन के लिए R2 माइनस R1 है ना, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये वेक्टर आया है। हमें इसका क्या चाहिए, कैप। कैप यूनिट वेक्टर याद है आपको, ए कैप होता था, ए कैप। ठीक है, तो ये ए कैप की जगह क्या जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर का कैप। ठीक है, खत्म। यहीं तक हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म यहीं पर खत्म होता है, खत्म हो जाता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ बस इतना ही है। ठीक है, इसके बाद तो बस वैल्यू पुट करनी है। देखो हमारे पास ये ए वेक्टर क्या होता था, सॉरी ए कैप क्या होता था, ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आपको वो पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें मैंने सिंपल कैलकुलेशन बताई है, और उसका वो वाला पार्ट जहां पर मैंने वेक्टर्स के बारे में बताया। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। F21 वेक्टर इक्वल्स टू, पहले ये वैल्यूज लिख लेते हैं, के Q1 Q2 अपॉन में R²। इसका कैप क्या होता है, यहाँ पर मैं अलग से लिख लेता हूँ कहीं पे, यहाँ पर ही लिख लेते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का कैप इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर है, अपॉन में नीचे मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ R2 माइनस R1, मॉडुलस ऑफ R2 माइनस R1 का वेक्टर। ठीक है, इन दोनों का मॉडुलस। अब जरा ये मॉडुलस क्या होगा, ठीक है, ये तो डायरेक्शन है, R2 माइनस R1, R1 माइनस R2, ये तो डायरेक्शन है, पर इनका मॉडुलस यानी इनका मैग्नीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये क्या है, R है। वैसे सेंटर से लेते हैं, ठीक है, सेंटर से लेते हैं ये डिस्टेंस, पर हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, R की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, पर डायरेक्शन हमने अलग अलग दिखा दिया। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, R। और यहाँ पर R1 माइनस R2 का क्या आएगा, R1 माइनस R2 का क्या आएगा, उसका भी R। ठीक है, वैल्यू तो सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई है ना। तो यहाँ से बस हमें यही पुट करना है। तो यहाँ से ये वैल्यू R2 माइनस R1 कैप की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इनटू ऊपर हमने लिखना है R2 वेक्टर, सॉरी वेक्टर लिखना था, मैंने कैप लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में R2 माइनस R1 का मॉडुलस यानी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना है, R। ठीक है, अब इसके बाद आपने अच्छा सा एक्सप्रेशन देखा होगा बुक में अगर, तो वो क्या आएगा, F21 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में ये R क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में क्या बचेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी डेरिवेशन होती है खत्म। अब इसके बाद हमें F12 निकालना है। F12 ये वाली फोर्स हमें निकालनी है। ये कैसे आएगी, इसको निकालने का तरीका है, देखो F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12 होगा। ठीक है, जितना फोर्स Q1 लगाएगा Q2 पे, उतनी ही फोर्स Q2 लगाएगा Q1 पे। कौन सा लॉ है,
ये हमारा है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये तो सुना होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो आपने सुना ही होगा ऐसे, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट भी हैं, यानी उल्टी डायरेक्शन में लग रही, अलग अलग डायरेक्शन में। तो हमने उसी को शो करने के लिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें क्या निकालना है, F12 निकालना है, F12 वेक्टर। तो एक तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पर इसका एक और तरीका है निकालने का कि यहाँ पर F21 आया Q1 Q2 अपन R क्यूब, और ये R2 माइनस R1 है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, खत्म। Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली। तो ये हमारे पास क्या आ गया, F21। ठीक है, और वो क्या आ गया, ये F12 आ गया और ये F21 आ गया। तो यहीं पर हमारी डेरिवेशन खत्म होती है। और अगर देखो, अगर यहाँ पर हम माइनस उस पर लगा दे, माइनस इसमें लगा दे, जैसे यहाँ पर बोला है ना F21 के बराबर आ जाएगा अगर हम माइनस लगा देंगे F12 पे, तो F12 पे माइनस लगा के देखते हैं तो क्या आएगा, माइनस के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और अंदर रखा है R1 माइनस R2 का वेक्टर। माइनस को अंदर भेज दिया तो ये क्या चेंज हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, अंदर क्या बचेगा, R2 माइनस R1 बन जाएगा, ये है ना, ये माइनस R1 और ये मल्टीप्लाई करके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये दोबारा क्या बन गया, ये बन गया F21। ठीक है, तो यहाँ से भी हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, और ऐसे तो हमने निकाली थी, सिमिलरली करके निकालनी है। ठीक है, तो आप दोबारा ऐसा बना करके ये वैल्यूज रख करके दोबारा निकाल सकते हो, पर वैसे एग्जाम में आएगा आपके, तो आपको पहले ये प्रूफ करना है, F21 निकालना है, उसके बाद आप सीधे ये बोल सकते हो सिमिलरली F12, और ये भी लिख लेना ऐसे ही फ्लैक्स करने के लिए कि ये भी हमें आता है। ठीक है, तो काफ़ी इजी डेरिवेशन थी इसकी, आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके बाद कूलॉम्स लॉ के छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं आज का। तो हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब आपने सुना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड सेम होती है, और यहाँ पर हमारे पास 3 चार्जेस रखे हैं, एक है Q, ये भी Q और ये भी Q, तीनों Q Q Q। ठीक है, और ये डिस्टेंस है A और A, सबके बीच में A डिस्टेंस है, हमें फाइंड करना है, और ABC नाम दे देते हैं, ABC हमें फाइंड करना है। फाइंड, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, फाइंड F नेट एट C। ठीक है, मतलब C वाले पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उस पर हमने नेट फोर्स निकालनी है। ठीक है, उस पर हमने नेट फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो एक इससे पहले मैं कुछ चीज पढ़ाना चाहता हूं आपको, यहां पर ही मैं समझा रहा हूँ। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, काफी इजी बात है, पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काफी इजी कंसेप्ट है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, एफ नेट कैसे निकालेंगे, एफ नेट हम कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। कैसा सम, वेक्टर सम, F2 प्लस F3 जितना भी Fn तक। ठीक है, तो एफ नेट हम ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम कर देंगे, सबका वेक्टर सम कर देंगे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं। अब देखो ये सी वाले चार्ज पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, सी वाले चार्ज पर कितनी फोर्सेस लग रही है, ये अगले उसमें करते हैं। तो थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि और इजीली समझ में आए आपको। यहाँ पर वो चार्ज रखा है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, सब प्लस क्यू है। ठीक है, क्यू 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 सारे प्लस क्यू। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब सी वाले पॉइंट पर कैसी फोर्सेस लग रही है, क्या क्या फोर्स लग रही है,
ठीक है, तो सी वाले फोर्सेस पर कितनी फोर्सेस लग रही है? एक तो बी वाले चार्ज की वजह से और एक ए वाले चार्ज की वजह से। ठीक है, एक तो बी वाले चार्ज की वजह से, एक है ए वाले चार्ज की वजह से। तो हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी इस फोर्स की, तो वो कैसे लगती है? इस सेंटर के अलोंग, ठीक है, सॉरी, सेंटर को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन, दो सेंटर्स की, मतलब जो बीच में लाइन हम खींच देंगे उसी लाइन पर वो फोर्स लगती है। इसका मतलब अगर ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे और हमें किस पर निकालनी है फोर्स? सी पर। तो सी पर इसी लाइन में क्या करेगा? ठीक है, तो यहां पर सी पर कितनी फोर्सेस काम करेंगी? एक तो पहली ये बी वाली फोर्स इस डायरेक्शन में, बिल्कुल सीधी लाइन में हमें बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इसी लाइन पर एक्ट करती है। ठीक है, और ये फोर्स की वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा? जैसे हमने पिछली फोर्स लिखी अभी, फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी वेक्टर। ठीक है, इसके बाद मुझे एक जगह मिटाना पड़ेगा हल्का सा, ये वाला मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम वेक्टर बनाने वाले हैं। अब ए की वजह से इस वाले पॉइंट पर फोर्स लग रही होगी। ठीक है, ए की वजह से इस वाले पॉइंट पर फोर्स लग रही होगी, इसको मैं अलग उससे दिखा दूंगा। तो ये कैसे लगेगी? बिल्कुल सीधी लाइन में इस तरफ को, बिल्कुल सीधी लाइन में, सीधी लाइन बनी नहीं पर ये दोबारा बना लेते हैं। बिल्कुल इसी लाइन में फोर्स लगेगी। ठीक है, शायद दिख ना रहा हो आपको, तो कोई और कलर ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो हमें इन दोनों वेक्टर्स का क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम हमें करना पड़ेगा, वेक्टर सम। और इसी वेक्टर सम के साथ जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी एफ नेट, वो आएगी एफ नेट। अब ये दोनों वेक्टर हमें लिखने पड़ेंगे अलग से। ठीक है और एक चीज और, हमें क्या क्या पता होना चाहिए इसमें? हमें क्या क्या पता होना चाहिए? ये एंगल 60 डिग्री होता है ना? 60 डिग्री होता है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, तो ये एंगल कितना रहेगा? ये एंगल भी 60 होगा, है ना? हमने पढ़ा है कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करे, अरे बुरा लग गया लैपटॉप को, फिर से यहाँ पर नहीं लिखना था, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल सेम होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होता है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल सेम रहेंगे, तो ये 60 तो ये भी 60, तो हमारे पास दो वेक्टर आ गए। क्या आ गए? दो वेक्टर, और वो उनको मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। एक है इस तरफ और एक है इस तरफ। ये था फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और ये है फोर्स ऑन क्या था? सी ड्यू टू बी। तो ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का जो एंगल है हमारे पास वो गिवन है 60। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? इसके बाद हम क्या करते हैं? अगर आपको नहीं आता ये तो आपको देखना ही पड़ेगा वो पुराना वीडियो जिसमें मैंने वेक्टर सम सिखाया है, या फिर किसी और टीचर का भी देख सकते हो, या तो किसी दोस्त से पढ़ सकते हो कि कैसे करते हैं इसको। तो इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर हमारे पास ए और बी है, ए और बी मान सकते हैं, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आता है? रिजल्टेंट कैसे आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आई होप आपने ये सीखा होगा, या फिर नहीं सीखा तो अभी देख लो। ये फॉर्मूला होता है आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वेक्टर सम में ये हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, अगर अब हम एफ सी ए की वैल्यू निकालें मॉडुलस की, क्योंकि यहाँ पर हम ये जो ए और बी लिखते हैं ये हम मॉडुलस ही लिखने वाले हैं। एफ सी ए की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा? जरा पीछे जाते हैं, एफ सी ए की वैल्यू निकालते हैं। एफ सी ए, तो एक चार्ज हमारा ये है, अरे कहाँ चला गया? मिल नहीं रहा है, कहाँ पर लिखा था?
इरेज कर दिया शायद मैंने वो। ठीक है, चलो इतना तो आपको समझ में आ गया है। यहाँ से FCA की वैल्यू निकालनी है। चलो यहाँ पर मैं दोबारा बना देता हूँ इसको। ये हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये हमारे 3 चार्ज, और इस तरफ आएगा FCA, F on C ड्यू टू A, ये था A, ये था B, ये था C, FCA। अगर मैं FCA की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो क्या आएगी? दोनों के बीच का डिस्टेंस है A, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, यही तो कूलम्स लॉ है। तो यहाँ से अगर मैं FCA निकालूं तो ये दोनों चार्जेस क्या थे? एक था प्लस Q, दूसरा भी क्या था? प्लस Q। तो क्या आएगा? K Q1 Q2, Q1 इंटू Q2 होता है तो Q स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं, दोनों Q है, अपॉन बीच का डिस्टेंस है A स्क्वायर। FCA आ गया हमारा, ये है मॉडुलस। ठीक है, ये मॉड है। FCA क्या आया? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या निकालना है? F, ये वाला, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। FCB का हमने क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। FCB का मैग्नीट्यूड ये कैसे आएगा? फिर से K, और ये भी हमारा प्लस Q था, ये भी हमारा प्लस Q था। ठीक है, अब ये दोनों, ये वाला हम देखने वाले हैं, प्लस Q के Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या है? ये भी A था, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, A स्क्वायर। तो FCB यहाँ से क्या आ गया? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो यहाँ से FCB लिख लेते हैं, कितना है? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों फोर्सेस सेम है। यहाँ से जो हमें जो दिख रहा है वो है FCA और FCB दोनों सेम है, तो इन दोनों को F ले लेते हैं मान के। इन दोनों को क्या ले लिया हमने? F। दोनों को हमने क्या बोल दिया? दोनों के दोनों F हैं। इसके बाद अब अगर मैं A की वैल्यू रखूं, A की वैल्यू ये थी FCA, यही तो हमारा A था, है ना, और B की वैल्यू FCB थी। ये हमने क्या निकाल दिए? मैग्नीट्यूड्स निकाल दिए। और ये दोनों इक्वल हैं तो हमने दोनों को क्या बोल दिया? F। अब यहाँ से अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो क्या आएगा? A की वैल्यू हमने F ले ली, B की वैल्यू भी हमने F ले ली, तो F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F, तो दोबारा F स्क्वायर, कॉस थीटा कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो ये रही वैल्यू, अपॉन में आ जाएगा 1/2। अब जरा सॉल्व करें तो 2 से 2 खत्म, अंदर क्या बचेगा? F स्क्वायर 2F स्क्वायर 3F स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? F बाहर आ जाएगा रूट से, क्योंकि बाहर आ सकता है, √3। तो F√3 हमारे पास क्या आ गया? F नेट कितना है हमारे पास? F√3। ठीक है, काफी लंबा लग रहा होगा पर काफी इजी है अगर आप, मैंने धीरे धीरे समझाया क्योंकि, और यहाँ से F की वैल्यू क्या आई थी? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो अगर हम F नेट अब पूरा निकालें तो वो क्या आएगा? √3 इंटू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था पर काफ़ी लंबा इसलिए पड़ गया क्योंकि मुझे छोटी छोटी बातें यहाँ पर बतानी पड़ी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये होता है, हमने दो वेक्टर ड्रॉ करे, एक FCA एक FCB। ठीक है, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड था वो ये है, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। वेक्टर कैसे ड्रॉ करे ये समझ में आना चाहिए आपको। इसके बाद इन दोनों के बीच का एंगल 60 था, क्योंकि ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 है, तो ये वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा। और हमारे पास रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री थी, तो उसके बाद √3 F स्क्वायर, तो F√3, और F की वैल्यू हमने जब रखी KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो √3 आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम करने वाले हैं अगले लेक्चर में, वो NCERT के एग्जाम्पल में भी है।
वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसा है, हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं उसको। हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल है, ठीक है, थोड़ा ड्राइंग मेरी बेकार है तो ये जो सेंटर सेंटर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, यहाँ पर हमें एफ नेट फाइंड करना है, और ये क्यू क्यू और क्यू है, और यहाँ पर भी एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, तो हमें इस पर एफ नेट निकालना है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एफ नेट। तो अगर आप कर सकते हैं इसको तो एक बार ट्राई करने, मतलब एक बार ट्राई कीजिएगा इसको, और नहीं होता है तो अगले लेक्चर में ये क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।